हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस जे का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के सामने एमसीक्यू लेके आ रहा हूं। सीआरपीसी का मीन्स की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1973 का एक्ट है, उसी का मैं एमसीक्यू आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दोस्तों ये जो एक्ट का आज मैं लेके आ रहा हूँ सीआरपीसी का, ये पार्ट सेकेंड आज मैं लेके आ रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट हमारे YouTube चैनल पे है, आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं, वो भी MCQ सेशन ही है। और एक मैंने सेशन कराया है जिसमें पूरे केस लॉ के बारे में मैंने बताया है, और उसमें बेसिकली मैंने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 5 ऑफ CRPC और चैप्टर 12 को उसमें मैंने डिस्कस किया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इस टेलीग्राम लिंक से जुड़े तो आपको जुड़ करके PDF भी वहाँ से प्राप्त हो सकता है। आप टेलीग्राम पर जा करके लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे, वहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे से अध्याय मीन्स की चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 11 के बीच में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन जारी किया गया समन होना चाहिए। अब कैसा समन होना चाहिए? वो समन डी वाला होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए, 2 प्रतियों में होना चाहिए, उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस न्यायालय की मुद्रण अंकित की गई होनी चाहिए। मीन्स कि उसका लिखित होना चाहिए, 2 प्रतियों में होना चाहिए, और उस पर क्या होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी सील भी लगी होनी चाहिए, मीन्स कि उसका मोहर भी लगा होना चाहिए। इसके एक्सप्लेनेशन से आप देख लीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 के अनुसार न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप से और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय समन पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। मीन्स कि न्यायालय की जो सील होता है वो सील भी लगा रहना चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समन की तामील किस प्रकार की जाती है? जो समन की तामील होती है वो किस प्रकार की जाती है? तो पुलिस अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है, न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा भी किया जा सकता है, और किसी अन्य प्राधिकारी या लोक सेवक द्वारा भी समन की तामील की जा सकती है। अब इसके ऑप्शन देखिए, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 62 के अनुसार प्रत्येक सदन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायालय के अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा जारी की जाएगी। यदि संभव हो तो समन की तामील उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान व निविदा के लिए व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। मीन्स कि एक रिसीव करा दिया जाएगा और एक रिसीव करा करके एक उस पर काउंटर साइन करा करके आप ले भी सकते हैं। इस प्रकार से भी आप समन की तामील कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास समन को छोड़कर की जा सकती है? अब किसके पास की जा सकती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो धारा 64 के अंतर्गत ये बताया गया है। धारा 64 क्या बताता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 64 प्रावधान करती है कि समन की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, किसी पुरुष को नहीं, किसी वयस्क पुरुष के पास समन को छोड़कर की जा सकती है। जबकि धारा 62 में समन की तामील करने के ढंग के बारे में तथा धारा 63 में निगमित निकायों के सोसाइटी पर समन की तामील, धारा 65 में जब धारा 62, 63 तथा 64 में उपबंधित रूपों में तामील न हो सकने पर तामील की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे जो धारा 64 में तामील की प्रक्रिया के बारे में बताया है, इसमें यह बताया गया है कि हम अगर समन उनको सेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो किसको देंगे? जो एडल्ट मेल मेंबर होगा उसी को देंगे। फीमेल की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, फीमेल को नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है वयस्क पुरुष को दिया जाएगा। धारा 62 के अंतर्गत, ये धारा 64 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। किसी दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आवाहन पत्र का निर्वहन करना होगा। ये किसके द्वारा करना होगा? ये डी के द्वारा करना होगा। उस स्थान के दंडाधिकारी के आवाहन पत्र निर्वहन के लिए भेजे जाएंगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप और बेहतर तरीके से इसको समझ लेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 67 मीन्स की धारा 67 के अनुसार स्थानीय सीमा से बाहर निर्वाह सर्विस के लिए आवाहन पत्र मीन्स समन उस स्थान के मजिस्ट्रेट को तामील करने को भेजा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। मजिस्ट्रेट को समन 2 प्रतियों में भेजा जाएगा। कोई भी समन हम लोग भेजेंगे तो वो 2 प्रतियों में भेजेंगे, मीन्स कि 2 कॉपीज में वो जाता है, 2 कॉपी में जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो
तब वह साधारण ऐसा समन 2 प्रतियों में भेजेगा। ये कथन हमारा जो ए वाला है वो सही होगा। सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को, ये सक्षम जो अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट हों उन्हीं के पास भेजेगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 67 के अनुसार जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी समन की तामील उसके अधिकारिता के बाहर, मीन्स कि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर की जाए, तो वह समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी अधिकारिता में समन किया गया है, व्यक्ति निवास करता है या जिसकी स्थानीय अधिकारिता में समन तामील की जानी है। अर्थात न्यायालय सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को ही समन भेजेगा, अन्यथा किसी को नहीं भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे देखिए गलत उत्तर बताइए। इस तरह से निगेटिव क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में अब ट्रेंड चल गया है पूछने का। गलत उत्तर बताइए। अब गलत उत्तर कौन सा है देखिए। इसे लिखित होना चाहिए, जाहिर सी बात है समन लिखित होना चाहिए। इसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए। सभी बातों को आप लोगों ने देख लिया। अब ये गलत डी वाला है। इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता है कि पता नहीं लिखा रहेगा तो किसको ले जाकर समन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये वाला डी वाला हमारा गलत ऑप्शन है। इसका व्याख्यान देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक वारंट लिखित में और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उसमें न्यायालय की मुद्रा मीन्स की सील लगी होनी चाहिए, अथवा इसीलिए विकल्प डी यहाँ पे गलत ऑप्शन बता रहा है क्योंकि उसके पता के बारे में बता रहा है। उसका पता नहीं लिखा होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समन अगर हम दे रहे हैं तो पता के साथ ही हम समन देंगे ना, ऐसे फर्जी तरीके से तो समन देंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दंडनीय दांडिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारंट प्रवृत्त रहता है। कब तक प्रवृत्त रहता है? जब तक कि वह रद्द नहीं कर दिया जाता है। वो किसके द्वारा रद्द किया जाता है? जो मजिस्ट्रेट उसको जारी किया रहता है समन को, उसी मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको रद्द करने की शक्ति होती है। एक्सप्लेनेशन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70 की उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए, तब तक वो प्रवर्तन में रहेगा या वो निष्पादित न कर दिया जाए। या तो उसका एग्जीक्यूशन से वो रद्द हो सकता है या तो जो न्यायालय ने जारी किया है वो रद्द कर सकता है। तीसरा कोई भी व्यक्ति उसको रद्द नहीं कर सकता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक गिरफ्तार व्यक्ति का वारंट निष्पादन किया जा सकेगा। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसका वारंट को कहाँ निष्पादित किया जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए कितने जगह पे ये क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। उस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में जो उसका निष्पादन कर रहा है, ठीक, उस न्यायालय की अधिकारिता में जिसे उसे जारी किया गया, भारत में कहीं भी उसका निष्पादन किया जा सकता है। जब हमारा व्याख्यान देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 77 वारंट के निष्पादन के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 77 के अनुसार गिरफ्तार का वारंट भारत में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। मीन्स की होल ऑफ इंडिया में कहीं भी आप उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? जो ट्रांजिट रिमांड होता है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिए। यह अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना होता है। इसी को ट्रांजिट रिमांड कहते हैं क्योंकि उनको ट्रांजिट पर दे दिया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। जब किसी अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है तो इसे ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में लेके जा रही है तो उस न्यायालय के अनुमति से ले जा रही है तो उसको ट्रांजिट रिमांड के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी मीन्स की प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। किस कंडीशन में किया जा सकता है? वह स्वयं को गिरफ्तारी से छुपा रहा हो। अगर वो व्यक्ति स्वयं को गिरफ्तारी से छुपा रहा हो तब उसको क्या किया जा सकता है? उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जा सकता है, उद्घोषित अपराधी कहा जा सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन को देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अनुसार यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या बिना उसके विश्वास करता है कि कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकती है और वह व्यक्ति को विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होना हाजिर होने के लिए लिखा जाता है। जब आप 82 सेक्शन नंबर 82 आप पढ़ेंगे सीआरपीसी का, उसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सीआरपीसी की किस धारा के तहत जो व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बच रहा है तो उसे फरार घोषित किया जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? तो ये धारा 82 के अंतर्गत किया जा सकता है। मीन्स कि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहाँ पे घोषित किया जा सकता है। मीन्स कि भगौड़ा उसको घोषित किया जा सकता है, जो कि सेक्शन नंबर 82 में ये बात अच्छे तरह से बताया है। इसमें पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है 82 में, 83 में, 84 में, 85 में, 86 में कि किस प्रकार से उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित किया जा रहा है। उसमें जैसे कि 82 में प्रोक्लेमेशन
के बारे में बता देता है, 83 में उसके अटैचमेंट के बारे में बता देता है, 84 में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के बारे में बता दे रहा है, 85 में प्रॉपर्टी को कब वो रिलीज करा सकता है और 86 में अपील के बारे में पूरा बताया है। तो जब आप ये वाला 82 से आप लेकर के 86 तक पढ़ेंगे, ये एक बंच है, तब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के उद्घोषणा जारी की जा सकती है? अब किसमें उद्घोषणा जारी की जा सकती है? तो धारा 82 में ही उसका प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है, क्योंकि उद्घोषणा के बारे में धारा 82 में ही बताया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है। धारा 83 के अंतर्गत फरार उद्घोषणा किए गए व्यक्ति की जंगम या अस्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश उसे फरार उद्घोषित करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। धारा 81 गिरफ्तार वारंट के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा धारा 80 में जिस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तार की वारंट जारी किया गया उसे गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया का उपलब्ध कराया जाएगा। मीन्स की सभी प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता में फरार व्यक्ति के उद्घोषणा और संपत्ति कुर्की के लिए प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? तो ये 82 से लेकर के 86 तक दिया है। अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि 82 से 86, 82 में है प्रोक्लेमेशन के बारे में, 83 में अटैचमेंट के बारे में, 84 में क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस के बारे में, धारा 85 में हमारा प्रॉपर्टी कब रिलीज होगा, धारा 86 में अपील के बारे में बताया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि किस रेंज के बीच में क्या क्या दिया। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 1973 की धारा 61 से लेकर के 69 तक समन के बारे में बताया गया है। धारा 70 से लेकर के 81 तक गिरफ्तारी का वारंट के बारे में बताया गया है। धारा 82 से लेकर के 86 तक कुर्की के बारे में और उद्घोषणा के बारे में बताया गया, तथा धारा 87 से लेकर 90 तक के आदेशिकाओं संबंधित अन्य निगम से संबंधित प्रावधानों को समाहित किया गया है। यहां पे ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई। बाद में धारा 83 के अधीन कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी निर्णित कर दिया गया। इस आदेश की वैधानिकता क्या है? अब जो इस आदेश की वैधानिकता है, धारा 82 में, धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है, जिससे कुर्की का परिणाम आदेश भी दूषित हो जाता है। हम जब हम लोग आदेश दूषित की बात करते हैं, मीन्स की जो हमारा पूरा प्रोसीडिंग होता है वो विसिएट हो जाता है, तो हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 460 और 461 देखते हैं। तो यहाँ 461 में 17 ग्राउंड बताया है कि अगर 461 में अगर 17 ग्राउंड में फॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके क्या कहता है, इसको विसिएट कर सकता है, दूषित कर सकता है। तो जब आप इसके साथ धारा 82 के साथ धारा 461 और धारा 460 पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब प्रोसीडिंग को ये विसिएट कर देता है। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता है, साइमल्टेनियस इशू ऑफ वारंट एंड प्रोक्लेमेशन अंडर सीआरपीसी। साइमल्टेनियसली एक बार कब इशू किया जा सकता है? इलीगल है। इस प्रकार का अगर किया जाता है तो ये इलीगल हो जाएगा। अब देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के अधीन फरार व्यक्ति की उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जबकि अभियुक्त के विरुद्ध वारंट पूर्व में जारी किया जा चुका है। विष्णु दयाल बनाम इंपरर AIR 1943 पटना के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उद्घोषणा मीन्स की प्रोक्लेमेशन जारी करने के पूर्व न्यायालय को चाहिए कि वह वारंट की तामील करने वाले अधिकारी का परीक्षण करे अथवा किसी अन्य रीति में अपने को संतुष्ट कर ले कि गिरफ्तार का वारंट जारी किया जा चुका है और अभियुक्त फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है या वारंट निष्पादित नहीं करने दे रहा। इस धारा की शब्दावली अज्ञापक है। उद्घोषणा तब तक जारी नहीं की जा सकती है जब तक कि गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी किया जा सकता। आप प्रोक्लेमेशन तभी कर सकते हैं जब उसको पहले से ये सारी बातें आप बता करके रखे हैं कि मीन्स की उद्घोषणा बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसको भगोड़ा घोषित मीन्स कि आप पहले उसको समन दिए हैं, फिर वारंट दिए हैं, नहीं आ रहा, तब जाके आप प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं। तब इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, इस तरह से आप अपना नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पीरियड ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन इशूज अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट लेस देन। यहाँ पे नॉट लेस देन 30 दिन के बारे में बताया गया। धारा 82 में 30 दिन का टाइम पीरियड दिया गया और 30 दिन के भीतर अगर वो नहीं आता है तब आप क्या कर सकते हैं, उस घोषणा अधिकार मीन्स की उसका उद्घोषणा कर सकते हैं, मीन्स की उसका प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 सब क्लॉज 1 के अनुसार यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे
यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकती है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होना हाजिर होगा। 30 दिन पश्चात आपको ये सूचना उसको पहले देनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हैं प्रोक्लेमेशन, क्या कहते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डिंग का। उसके पहले आप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ हो। अतः उद्घोषणा जारी की जा सकती है किसके विरुद्ध? उपरोक्त सभी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आरोपी अपराधी के अपराध के खिलाफ भी, एक प्रतिभूति गारंटर के खिलाफ भी और एक साक्षी के खिलाफ भी, सभी के खिलाफ उद्घोषणा जारी की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के तहत ऐसे अपराधी, अभियुक्त, साक्षी या प्रतिभूति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकती है जिनके विरुद्ध वारंट जारी हुआ हो। संहिता की धारा 73 अभियुक्त तथा 87 किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी करने के न्यायालय को सशक्त करती है। धारा 87 में और धारा 73 में ये बता रहा है कि किसी के भी खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? वारंट जारी कर सकते हैं, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो प्रतिभूति हो, गारंटर हो, चाहे वो साक्षी हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है। अतः उद्घोषणा किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो उद्घोषणा सबके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। मीन्स की जो प्रोक्लेमेशन होता है 82 से लेकर के 86 का जो बंच है, ये किसी के भी प्रकार किसी के ऊपर जारी किया जा सकता है। एक अभियुक्त के ऊपर भी, एक अभियुक्त अपराधी के ऊपर भी, एक गारंटर के ऊपर भी और एक साक्षी के ऊपर, किसी के ऊपर किया जा सकता है। तो उपरोक्त डी इसका आंसर होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के तहत ऐसे आरोपित, अपराधी, अभियुक्त, साक्षी और प्रतिभूति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया हो। संहिता की धारा 73 और धारा 87 सभी व्यक्तियों के विरुद्ध वारंट जारी करने से लिए न्यायालय को सशक्त करती है। ये दोनों धारा न्यायालय को सशक्त करती है कि आप किसी के भी खिलाफ, अगर इस टाइप का है तो आप किसी के भी खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है? तो ये जो हमारा बताया गया धारा 83 में बताया गया है। यहाँ पे अटैचमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि किसी की भी प्रॉपर्टी को आप 30 दिन के बाद आप अटैच कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अनुसार उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय लेखबंद किए जाने वाले कारणों के उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या अस्थावर संपत्ति या दोनों प्रकार की किसी संपत्ति को कुर्की का आदेश दे सकता है। या तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी भी टाइप के प्रॉपर्टी को यहाँ पे वो क्या कर सकता है? कुर्क करने का आदेश दे सकता है। धारा 83 के अंतर्गत ये बताया गया सीआरपीसी में। धारा 82 से लेकर के धारा 86 तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोक्लेमेशन के बारे में, उस पर थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना है। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अंतर्गत न्यायालय भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। कब दे सकता है? उपरोक्त के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ। उद्घोषणा के पश्चात दे सकता है या उद्घोषणा के साथ साथ कभी भी वो क्या कर सकता है? इस प्रकार का ये ऑर्डर पास कर सकता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, आप समझ जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 और धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या अस्थावर या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति का कुर्की का आदेश दे सकता है। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिससे संबंध में उद्घोषणा निकाली गई है को अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का बयान करने वाला है, तब आप उसका कुर्क कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी कि जब आपको लगे कि नहीं वो अपनी संपत्ति क्या कर रहा है, बेच रहा है चाहे हटा रहा है। अथवा यहाँ पे और लिखा है, और अथवा अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का भी आदेश दे सकता है। कुर्की का आदेश इस तरह से नहीं दिया जा सकता है। कुर्की का आदेश तभी दिया जा सकता है कि जब न्यायालय को लग जाए कि ये सफिशिएंट उसके पास कारण हो, कि लग रहा है कि नहीं अब ये संपत्ति को क्या करने वाला है, इस न्यायालय की अधिकारिता से हटाने वाला है या इसको बेचने वाला है, तब उस प्रोक्लेमेशन के साथ साथ कुर्की का भी आदेश पारित कर सकता है। कौन कर सकता है? कोर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 व 83 के अनुसार निम्न में से कौन सा विधि का सही कर्तव्य है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा। न्यायालय किसी व्यक्ति की धारा 82 के अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए लिखित उद्घोषणा की प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। कब दे सकता है? वो लिखित होना चाहिए। लिखित उद्घोषणा मीन्स कि रिटन में आप क्या कर सकते हैं? प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर पास कर रहे हैं।
उसके बाद से आप उसके संपत्ति को क्या कर सकते हैं, कुर्क कर सकते हैं, अगर वो नहीं आ रहा है। जो अभी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन ऊपर देखा है वही चीज़ बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिए, जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सके तब अदालत कार्यवाही कर सकती है। किस प्रकार की कार्यवाही कर सकती है, अब इसके कार्यवाही के बारे में यहाँ पर देखिए। अब उसकी जो कार्यवाही कर सकती है वो बी नंबर की आपकी कार्यवाही कर सकती है। धारा 82 और धारा 83 की प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वो कार्यवाही कर सकती है। अब इसके बारे में यहाँ पे बस इतना ही एक्सप्लेनेशन, धारा 82 और धारा 83 का, यही धारा 82 और 83 का एक्सप्लेनेशन है। इससे ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन के धारा 82 और 83 के बारे में नहीं है। अगर इसी एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाइए कि धारा 82 और 83 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के भीतर हाजिर होने पर संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। दावा कौन कर सकता है, ये बी कर सकता है। कुर्की के 2 वर्ष के अंदर ये किया जा सकता है। ये आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है कि कब कर सकता है, तो 2 वर्ष का यहाँ पे टाइम पीरियड देता है। उसी 2 वर्ष के अंदर आपको करना होगा, दावा करना होगा। और ये किस प्रकार का दावा होता है, दावा इस प्रकार का होता है धारा 85 में प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक पूरी प्रॉपर्टी है, जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी है, उसमें कोर्ट ने क्या किया है, पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे जब प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है तो यहाँ पे आपको 6 मंथ का एक पीरियड दिया जाता है। उस 6 मंथ के पीरियड में आप अगर आकर के उसको छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लीजिए, अगर नहीं छुड़ा पाते हैं तो अगर पेरिसेबल टाइप का गुड है, मीन्स कि अगर कोई ऐसा उस घर में सामान रखा है, चाहे कोई वस्तु है जो पेरिसेबल मीन्स कि खराब होने वाला, हाईली पेरिसेबल है, तो उसको बेच करके उसका पैसा कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा। अब इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 85 सब क्लॉज 3 के अनुसार यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के वयाधीन है या रह रही है, उस न्यायालय के समक्ष उसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ हैं स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है, उसे न्यायालय में समाधानप्रद रूप से साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था, नहीं छिप रहा था, तो उसके उद्घोषणा की ऐसी सूची नहीं मिली थी जिससे वह उससे विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता। तो ऐसी संपत्ति का या वह विक्रय की गई या विक्रय के शुद्ध आगमों का, मीन्स कि जो विक्रय किया गया है, जो पेरिसेबल गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो शुद्ध आगम है उसका क्या किया जाएगा, उसको भुगतान किया जाएगा। मीन्स कि ये कोर्ट को साफ साफ कहने का मतलब है, अगर वो कोर्ट को एहसास दिला दे रहा है कि साहब हमको पता ही नहीं था कि हमारे खिलाफ इस प्रकार का प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, इस प्रकार का समन आया, इस प्रकार का वारंट आया है, हमें पता ही नहीं था। अगर हमें पता होता तो मैं भागता ही नहीं, मैं आ जाता। अगर इस प्रकार का वो कोर्ट को विश्वास दिला देता है तो उसका जो भी चीज होता है यहाँ पे लौटाने का कोशिश किया जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ पर देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है। अब कौन सा अधिकतम, यहाँ पे 6 महीने का यहाँ पे समय दिया रहा है, 6 महीने के अंदर आपको करना होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 84 यह कहती है कि धारा 83 के अधीन फरार व्यक्ति की संपत्ति के कुर्की के संबंध में उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति इस आधार पर कि इस संपत्ति में वह हित रखता है, कोई दावा या आपत्ति कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर कर सकेगा तथा ऐसे दावे की या आपत्ति की जांच की जाएगी और पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकेगा। दावेदारी या आपत्तिकर्ता की मृत्यु अज्ञानता 6 माह की अवधि के अंदर हो जाने पर उसका विधिक प्रतिनिधित्व दावे की आपूर्ति को चालू रख सकता है। ये बात धारा 84 में और धारा 83 में ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। संपत्ति की कुर्की के बारे में दावे एवं आपत्तियों का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में बताया गया? धारा 84 में ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कोई उद्घोषित अपराधी जिसकी संपत्ति की कुर्की कर दी गई हो अपनी संपत्ति या विक्रय के मूल्य को न्यायालय में उपस्थित हो जाने पर वापस पा सकता है। अब वो वापस कितने दिनों के अंदर पा सकता है? तो वह वापस कुर्की के 2 वर्ष के भीतर पा सकता है। अगर कुर्की का 2 वर्ष के भीतर अगर वो आकर के क्लेम करता है धारा 85 के अंतर्गत तो वो उसको मिल जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 85 में कुर्की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करवा सकता है। विक्रय और वापस करने का प्रावधान है। कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई उद्घोषित अपराधी जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है वो अपनी संपत्ति या विक्रय के मूल्य को न्यायालय में उपस्थित हो जाने तथा न्यायालय के समाधान करा देने के बाद वापस उसे अधिकार प्राप्त रख सकता है। ये धारा 85 में ये बात बताई गई है कि अगर वो रीजनेबल कारण बता देता है कि सर हमको ये चीज़ के बारे में नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि हमारे खिलाफ समन जारी हुआ, हमारे खिलाफ वारंट जारी हुआ, हमारे खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हुआ, अब कुर्की हमारी संपत्ति को कर दिया गया, तब हमें पता चला है, तब वो आकर के 2 साल के अंदर
ये क्या कर सकता है, वो उसको कवर कर सकता है, रिकवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनमें कब्जे में वे है समन जारी किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है, धारा 91 में ये समन जारी किया जा सकता है। धारा 91 के बारे में देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के समन जारी करने से संबंधित है। इस धारा में न्यायालय समन जारी करता है और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी लिखित आदेश द्वारा दस्तावेज को प्रस्तुत करने को कह सकता है। मीन्स कि जो थाने का भारसाधक अधिकारी होता है यहाँ पे लिखित आदेश में पारित कर सकता है। ये चैप्टर नंबर 7 से आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चैप्टर भी पूछ सकता है कभी कभी कि किस चैप्टर से है ये, धारा 91 किस में दिया गया, चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है। और ये किस चीज़ के लिए, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, ये थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बात करता है। चैप्टर नंबर 7 जो है सीआरपीसी का, वो थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा संहिता 1973 की धारा 91 लागू होती है, किसके ऊपर लागू होती है, अभियुक्त को लागू होती है। मीन्स कि अभियुक्त को कंपेल किया जाता है कि बाबू जो तुम्हारे पास दस्तावेज है, सब दस्तावेज तुम क्या करो, लाओ और कोर्ट के सामने रख दो। ठीक, इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने हेतु समन जारी करने का उपबंध करती है। ऐसे समन ऐसे व्यक्ति को इस धारा के अधीन जारी किया जा सकता है जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या चीज हो। स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति पदावधि, साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, किंतु वह धारा अपराधी को धारा 91 में लागू नहीं होती। इस प्रकार का धारा 91 उसके ऊपर लागू नहीं होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए निम्नलिखित में से कौन वारंट जारी कर सकता है। तो ये कौन जारी कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों लोगों के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगर इस प्रकार का अगर मामला होता है तो जब डाक अधिकारी की बात आती है, डाक को कौन कर सकता है, तो ये दोनों लोग कर सकते हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब डाक की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 92 में ये बातें बताई जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों ही डाक या तार तथा प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीजों की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। ये दोनों का नाम आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। यहाँ पे 2 ही लोगों की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे 4 लोगों की बात कर रहा है। मैं चारों लोगों का नाम आपको बता दे रहा हूं। एक तो डीएम यहां पे ऑर्डर कर सकता है सेक्शन नंबर 92 में, एक सीजीएम कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक कोर्ट ऑफ सेशन भी यहां पे कर सकता है और यहां पे हाई कोर्ट भी कर सकता है। और यहां पे यही अथॉरिटी हैं जो कि डाक और पार्सल विभाग को ऑर्डर कर सकती हैं क्या करने के लिए, किसी चीज को रिक्वेजेशन कर सकती हैं कि उसको दिया जाए। मींस की टेलीग्राफ अथॉरिटी से ये कर सकती है। जो ये इसका क्वेश्चन नंबर 29 का ये बात धारा 92 में बताया। जब आप धारा 92 पढ़ेंगे तो उसमें ये चारों बातें आपको देखने को मिलेगा। इसका सब सेक्शन 2 भी है और वो क्या कहते हैं, उसमें दूसरी बात बताई जा रही है। उसमें बताया जा रहा है सर्च कौन कर सकता है। तो सर्च करने का जब अभी क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं बताता हूँ सर्च कौन कौन अधिकारी कर सकता है, कौन करा सकता है। डाक या तार, डाक एवं तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है। अब जांच एवं तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मैंने अभी 4 लोगों का नाम बताया, वो 4 लोग भी इसमें शामिल हैं। 4 लोगों में कौन है फिर मैं बता दे रहा हूँ, डीएम साहब हैं, उसके बाद से सीजीएम साहब हैं, फिर उसके बाद से कोर्ट ऑफ सेशन साहब हैं, फिर यहाँ पे हाई कोर्ट है। ये टेलीग्राफ अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अथॉरिटी में जो आपके सामान है वो सामान को आप दे सकते हैं। तो यही बात बताई जा रही है यहाँ पे। ये चारों अथॉरिटी का नाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बाकी किसी का नाम क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जहाँ न्यायालय को यह ज्ञात होता है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तो हाँ, इस प्रकार का अगर पता चलता है कोर्ट को तो वो तलाशी वारंट जारी कर सकता है। इसके ऑप्शन को देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 93 सब क्लॉज 1 ख के अनुसार जहां न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि कोई दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, वह न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। वह न्यायालय क्या कर सकता है, इस प्रकार का तलाशी वारंट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अपराध प्रक्रिया संहिता। अपराध प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है, जबकि धारा 95 में कुछ प्रकाशनों के सप्तहित होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति धारा 100 में बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे तथा धारा 105 में आदेशिकाओं के बारे में वैतिकारी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मीन्स की धारा 93 में ये सारी बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहाँ पे लिया है, राज्य सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अंतर्गत पुस्तक को संप्रहित करने की घोषणा को अपास्त करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है। मीन्स की कहाँ पे किया जा सकता है, तो ये उच्च न्यायालय के समक्ष
किया जा सकता है। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पे किया जा सकता है, तो ये उच्च न्यायालय में किया जा सकता है और ये आपास्त किया जा सकता है। और ये बातें जो हैं आपास्त करने की, ये हमको बताई जाती है धारा 96 में बताई जाती है कि आपास्त किसके द्वारा किया जाएगा, तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये बात हमको 96 में बताया जाता है। धारा 96 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अनुसार किसी ऐसे समाचार पत्र, प्रस्तुत या अन्य दस्तावेज जिसके बारे में धारा 95 के अधीन संप्रहण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर, यहाँ पे टाइम भी दिया है, 2 माह के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर आपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं इस प्रकार की अगर समस्या आपके पास होती है तो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु तलाशी वारंट जारी कौन कर सकता है, तो ये उपरोक्त सभी कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, उपखंड अधिकारी भी कर सकते हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ये भी कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 97 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु वारंट जारी कर सकते हैं। मींस कि जिसको हैबियस कॉर्पस हम लोग कहते हैं, मिनी हैबियस कॉर्पस की बात करते हैं, जो कि धारा 97 के अंतर्गत बताया गया, इसको मिनी हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ सकता है कि मिनी हैबियस कॉर्पस किस सेक्शन में दिया, तो धारा 97 आप सीआरपीसी में ये प्रोवाइड करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के अनुसार निम्न में से कौन सा तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता। अब कौन यहाँ पे तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता, यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट करते हैं, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करते हैं, सत्र न्यायालय यहाँ पे नहीं कर सकता। देखिए सत्र न्यायालय के यहाँ पे बाढ़ कर दिया कि आप नहीं इस प्रकार का कोई भी मामला जारी कर सकते हैं। इनके व्याख्यान को देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 97 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु वारंट जारी कर सकता है। जो विधि विरुद्ध उनको अरेस्ट किया गया वो तलाशी वारंट जारी कर सकता है। अतः धारा 97 के अधीन सत्र न्यायालय तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है, यह बात यहां पे बता दी गई है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 36 हम यहां पे देखते हैं दोस्तों। 36 के बाद हम बंद कर देंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन बचा रहेगा हम नेक्स्ट सेशन में आपको ला देंगे। एनी प्रॉपर्टी विच में बी एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, अगर किसी को लगता है कि वो सस्पेक्टेड है, स्टोलन है, तो वो कहां होगा, कैन बी सीज बाई अ पुलिस ऑफिसर, तो उस ऑब्जेक्ट को चाहे उस स्टोलन प्रॉपर्टी को पुलिस ऑफिसर के द्वारा सीज किया जा सकता है। व्याख्यान में देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 94 सब क्लॉज 1 ग के अधीन कोई ऐसी संपत्ति जिस पर चुराई हुई होने का अभियोग है या चुराई हुई संपत्ति प्रतीत होता है तो पुलिस अधिकारी अधिग्रहित कर सकते हैं, मींस कि उसको जब्त कर सकता है। दोस्तों ये 36 क्वेश्चन तक मैंने किया है, इसमें जो भी क्वेश्चन बच रहा है वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में जो पार्ट 3 लाऊंगा उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को कहीं निकलना है, तो इसी वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 36 तक ही करा रहा हूँ। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये इस प्रकार का MCQ करके आप हमें ज़रूर बताएं, और आपका कितना सही हो रहा है आपको इसको क्वेश्चन को करने के बाद, और जो भी हो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।